कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रेट है कि हाइड्रोजन है? हाइड्रेट पता है, हाइड्रोजन। चलिए, तो आज हम लोग को जो टॉपिक करना था, हाँ, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रेट, तो सर कार्बोहाइड्रेट कंफ्यूज होती है। कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बो हो गया, फिर हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट, दो हाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। अब समझे जाते हैं, 8 मतलब ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कंपाउंड जो होते हैं उनको 8 उनका नाम उसमें आता है। ऑक्साइड, किसी का भी जैसे देखिए, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो नाइट्रेट हो जाता है, नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे ये K2NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, 8 आ गया ना ऑक्सीजन। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा और कुछ भी रहेगा साथ में तो ये बोले ना कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो कार्बन CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। हाँ, कोई उसमें जैसे कि आपको KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोरेट, समझ गए। किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, 8 जो है वो ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अभी इतना ही, केमिस्ट्री क्लास नहीं। हाइड्रेट, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है तो उसको हाइड्रेट बोलते हैं। सर ATE है केवल ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसमें 8 आ जाता है कंपाउंड के नाम में। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक था द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आज कल हमने एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, क्या क्या चीज़ों से मिल के बना होता है एटमॉस्फेयर हमारा। डिफरेंट गैसेस है ना, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, इन सब के बारे में हमने जाना था। और आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो बनावट है वो किस तरह की है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, संरचना, ठीक है, किस तरह की है। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे चैलेंजिंग जो आप लोग के लिए होगा वो होगा एस्से। जो सबसे चैलेंजिंग होगा वो होगा एस्से, क्योंकि बाकी तो सब हम पढ़ा दे सकते हैं लेकिन एस्से पढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, एस्से खुद जो है स्टूडेंट तैयार करता है और ये स्टूडेंट की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एस्से जो लिया जाता है, देखिए आपको बता रहे थे कि जो सबसे आपको चैलेंजिंग पेपर होगा प्रभात, वो है इस पे एस्से होगा आपको। हाँ, क्योंकि बाकी चीज़ें को हम सब्जेक्टिव है वो हम पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ा देंगे, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको मार्क्स आ जाएंगे। एस्से को पढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि कोई उसका टॉपिक, कोई सिलेबस नहीं है। तो एस्से जो है वो आपके अपने नॉलेज, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और उसके लिए आपको खुद एफर्ट करना होगा। हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस, टाइम टू टाइम हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, काफ़ी कुछ उसमें हेल्प हम कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट उसमें आपको अपना करना पड़ेगा। पढ़ने का अपना पढ़ना है, समझना है उसको, अलग अलग चीज़ों में अब इंटरेस्ट होगा तब ना पढ़िएगा, इंटरेस्ट भी जगाना है।
कई बार इंटरेस्ट नहीं होता है तो जगाना पड़ता है इंटरेस्ट हमें चीज़ों में, ठीक है। अलग से हाँ, आधा घंटा टाइम देना हाँ, पड़ता है। तो उसमें कुछ चीज़ों को जैसे बताएंगे तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों को। कुछ हम उसमें चलिए गाइडेंस क्लासेस भी वगैरह करवा सकते हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे, करा देंगे। लेकिन कहने का मतलब फिर भी ये आपको अपनी एक तरह से वो आपकी पर्सनालिटी को देखिए, हर चीज यूपीएससी की एक बात है खासियत, हर चीज़ की तैयारी की जाती है और तैयारी का ही वैल्यू है यूपीएससी में। आपने कितनी तैयारी की है उसी का आपको मार्क्स मिलता है, और इसलिए जो भी कुछ यूपीएससी में होता है उसकी तैयारी की जा सकती है, ठीक है। अगर बाकायदे आप उसके लिए रेडी हो तैयारी करने के लिए, आप उसके लिए तैयार हो, अपने आप को डिटर्मिन किए कि हाँ मुझे करना है, और आपको सही गाइडेंस भी अवेलेबल हो, तो इससे के लिए आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को डेवलप करना होगा। तो मैं आपको गाइडेंस करा सकता हूँ, करा भी दूंगा, बहुत कुछ कोशिश करूंगा मैं आपको करा दूं उसमें, लेकिन उसमें फिर भी आपको थोड़ा सा अपने उसमें एफर्ट एक्स्ट्रा अपना लगाना पड़ेगा, रीडिंग ये सब चीज़ के लिए, है ना। वो जो है, क्योंकि ये चीज़ें क्लास में जो है बहुत नहीं कराया जा सकता है, और कराएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, देखेंगे जैसा होगा। तो रीडिंग का इसलिए बोलते हैं थोड़ा थोड़ा अपना कोशिश करते रहिए, कुछ कुछ अपना जो जुड़ी हुई चीज़ें उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कोशिश करेंगे। चलिए हम आप लोग को जितना उसमें गाइडेंस करके करा दे सके अगर तो ये कंटिन्यूअस चीज़ है, थोड़ा थोड़ा जो है हमेशा। चलिए कोशिश करेंगे कि हम एक आध दिन उसका भी डाल दें क्लास आपको, है ना, एस्से का, ताकि एस्से को उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें को स्टार्ट करते रहे। मुझे कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग आती है। नहीं इसी पर लेकिन लैंग्वेज को लेके। नहीं सर, हाँ सर इसी। हाँ तो ठीक है, उसको करा देंगे, सर करा एकदम देंगे। फास्ट है, उसके बाद हाँ। मेरा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, होगा। देखिए हमने बोला ना, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बोले ना कि अच्छा है, चैलेंज आ रहा है, तो चैलेंज आ रहा है मतलब कम से कम आपको सही एहसास तो है अपनी स्थिति का। बहुत से लोग तो भूले में रहते हैं, लगता है बहुत अच्छा, एग्जाम में पता चलता है कि हमारी स्थिति तो बहुत खराब थी। तो ये अच्छा है कि आपको कम से कम अपनी वीकनेस का अंदाजा है, उसके लिए तैयारी करने का माइंड में है। ये भी लगता है कि चलो गिव अप कर, मतलब ये भी लगता है, फिर सोचते नहीं गिव अप करने से क्या होता है, मेहनत से सब कुछ संभव है। वही तो सोच। हाँ, मेहनत से सब कुछ संभव है। चलिए कुछ किए भी नहीं तो give up हाँ कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, करते रहिए, ठीक है। उसमें हम जितना कोशिश करेंगे, जितना कुछ उसमें करा दे सके आपको जो है, तो कोशिश करेंगे एक आध दिन हम डाल दें, एस्से का भी क्लास डाल दें बीच में, है ना। हफ्ता हम लोग लेते हैं लगातार किसी टॉपिक को, तो एक आध दिन एस्से का ले लेंगे, उसमें ये कर सकते हैं। Saturday को सर, हाँ, एक आध दिन उसमें उसको कर देंगे, क्योंकि सर कंटिन्यूअस रहेगा तभी। हाँ 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 हाँ, ज़रूरी है। वो ऐसे इग्नोर हो जाता है, सबसे बड़ी बात यही नुकसान होता है। क्योंकि बच्चे जैसे कोचिंग किए कहीं, तो कोचिंग करते हैं तो वो जीएस की किए या आपके ऑप्शनल पेपर की किए, एस्से का अलग वो तो कर नहीं पाते हैं अलग से। तो एस्से में इस कारण, और एस्से बहुत कॉम्पिटिटिव है, मार्क्स भी बहुत आता है एस्से में। आप सब्जेक्ट में जितना आप मार्क्स खींचिएगा, एस्से में मार्क्स खींचना उतना ही आसान होता है, बहुत मार्क्स मिलता है एस्से में। सब्जेक्ट में उतना आप मार्क्स नहीं खींच पाते, तो एस्से डिसाइडिंग हो जाता है कि आप कहाँ सिलेक्शन में जाइएगा, होगा कि नहीं सिलेक्शन। पेपर में फर्स्ट ही कर दिया गया है, पहले दिमाग खोल देगा। हाँ, तो इसलिए जो है आपको एस्से में शुरू से ही उसको थोड़ा थोड़ा तैयारी कर, बिल्कुल जागरूक रहिए, उसके लिए करते रहिए, ठीक है। ऐसा करेंगे, एक दिन हम लोग एस्से का क्लास उसमें डाल देंगे। चलिए, तो आज अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर शुरू करते हैं। मैंने कल आपको जो टॉपिक कराया था कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि किन चीज़ों से मिल के बना होता है हमारा एटमॉस्फेयर। जो मैंने बताया डिफरेंट गैसेस, क्या उनका प्रोपोर्शन या परसेंटेज है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है उन गैसेस का, और साथ ही साथ डस्ट और वाटर वेपर होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और आज हम हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि किस तरह की बनावट किस तरह की है। स्ट्रक्चर कहते हैं जैसे कोई चीज़ को हम देखते हैं तो बाहर से वो हमें कैसी देखने से लग रही है, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इस ग्लोब का, वो क्या है, स्फेरिकल है। इस बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसका थिकनेस इतना है, इसका लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है, हाइट इतना है। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर किसी चीज़ का समझते हैं। अगर स्फेयर है तो इसका रेडियस कितना है, कितना बड़ा स्फेयर है, किस तरह का है, मटेरियल इसका कैसा है। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये चीज़ें होती है, बनावट, उसका डायमेंशंस कितना है, क्या उसका मतलब साइज वगैरह कितना है, किस तरह का मटेरियल का बना हुआ है, उसका क्या प्रॉपर्टी है ना। ये सब चीज़ों को हम स्ट्रक्चर में समझते हैं।
तो आज हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की बनावट किस तरह की है, क्या उसका साइज डायमेंशन वगैरह है, क्या प्रॉपर्टी है उसका, ये सब। द एयर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली जो बात है कि जो हवा है, एयर है, पहले भी आपको बताया था ये बात, एयर जो है हर जगह एक जैसी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी हर जगह एक जैसी हवा नहीं है। ठीक है, हवा जो है मैंने आपको बताया था कि वो डिपेंड करता है, कहीं जो है वो गर्म है तो वहाँ हवा जो है हल्की हो सकती है, डेंसिटी कम हो सकता है उसका, कहीं ठंडा है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है ना, ये डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पर। तो ये कहा जा रहा है सबसे पहली बात कि द एयर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरह, ये ग्लोब का जो है, ग्लोब के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें हर जगह उस एटमॉस्फेयर में हवा एक जैसी नहीं है। समझ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो हर जगह एटमॉस्फेयर में एक ही जैसी नहीं है। क्या कह रहा है, इवनली का मतलब एक तरह से, यूनिफॉर्म, एक जैसी। More than 50% of the air is found within a height of 5 किलोमीटर above the earth surface। ठीक है, ध्यान दीजिए चलिए। And 80% of the air is within 16 किलोमीटर above the earth। कह रहा है कि जो ये जो एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर जो लेयर है ये अर्थ के चारों ओर, उसका जो 50% से ज्यादा है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक की हाइट तक ही होता है। अर्थ के ऊपर आप बढ़िएगा एटमॉस्फेयर में, 5 किलोमीटर तक की हाइट में 50% जो एयर होता है वो उतने में ही पाया जाता है, और अगले फिर 80% जो टोटल का जो 16 किलोमीटर के रेंज में पूरा 80% आ जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से अब हम लोग डायग्राम में बना के समझ लेंगे कि सपोज दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ, और इसके चारों ओर इस तरह से जो है हमारा ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ हो गया और ये एटमॉस्फेयर हो गया। इसके चारों तरफ इस तरह से है। तो कहा जा रहा है कि शुरुआती जो 5 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है, 5 किलोमीटर का जो रेंज है एटमॉस्फेयर का, इसी में 50% जो है, जो एयर है टोटल एटमॉस्फेयर का, आ जाएगा, लाइट कैसे चला गया, आ जाएगा, आ जाएगा, बंद कर दे, लगा दे, आइए। तो 50% जो टोटल एयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ, जो टोटल एटमॉस्फेयर है, जितनी भी उसमें एयर है, गैसेस है, जो भी कुछ है, तो उसका आधा जो 50% है वो मात्र 5 किलोमीटर के रेंज में ही हो जाता है, मिल जाता है। मतलब 50% एयर। हाँ, जो भी गैसेस या जो भी एटमॉस्फेयर में है, जो भी कुछ मामला मास है, वो 5 किलोमीटर तक, वो 50% उसका मात्र 5 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है। और उसके बाद जो है 16 किलोमीटर तक आप जाएंगे, ठीक है, तो वो जो है आपको 80% वहां तक रहता है। ठीक है, मतलब फायर का जो वो सरफेस है, हाँ, वहां से लेकर के 16 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अगर 5 किलोमीटर तक आप नापेंगे तो 50% एयर तो इतने में ही रहेगा। हाँ। और अगर आप 16 किलोमीटर तक में चले जाइएगा तो उतना जो उसमें एयर होगा वो 80%, टोटल का 80% इतने में ही आ जाता है। सरफेस से 16 किलोमीटर, 20% और बढ़ेगा वहाँ से। बस 20% बाकी उससे आगे में रहता है। 16 किलोमीटर के बाद, यानी सिर्फ 20% जो है वो 16 किलोमीटर के बाद रहता है। 5 किलोमीटर जो है उसके बाद हाँ। 30%। हाँ, 30% यहाँ 5 से 16 यानी 11 किलोमीटर उसके चौड़ाई में होता है। तो देखिए, ये समझ लिए 50% ऑफ एयर जो है वो कितने दूरी में मिल जाता है, वो मात्र 5 किलोमीटर की ही दूरी तक रहता है। 16 किलोमीटर तक चले जाइएगा तो 80% जितना गैस होगा वो इतने दूर में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद मात्र 20% एटमॉस्फेयर होता है जो उसके बाद होता है। ये बात बैठ गई दिमाग में।
अब देखिए क्यों होता है ऐसा, आपको बताया सीधा सीधा है कि आपको बताया मैंने कि एटमॉस्फेयर जो है जो कि ग्रेविटी से अपने आप को जो है अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है ना, बताया था। तो ग्रेविटी आपको पता है कि जो जितना भारी होगा कोई चीज उसमें उतना ज्यादा ग्रेविटी लगता है, समझ गए। तो कहने का मतलब जितनी भारी गैसेस हैं वो अर्थ के आसपास ही खींच के आई हुई है, जो हल्की है वो दूर है, जो भारी है वो तो बैठ जाएगा ना नीचे की तरफ, खिंचाव हो रहा है तो इसीलिए ये 5 किलोमीटर में ही जो जितनी भारी गैसेस मास है जो मात्र 5 किलोमीटर में ही आधा हो जाता है, 50%। भारी जो है सब बैठा हुआ है नीचे अर्थ के सरफेस के साथ। उससे जो थोड़ा कम भारी हुआ वो 16 किलोमीटर तक जाइएगा तो वहां तक आपको 80% गैस मिल जाता है, और उसके बाद फिर 20% जो बहुत ही हल्की गैसेज है वो दूर रहती है। ठीक है। अब यहां क्या आपको कह रहा है आगे कि द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारी गैसेज हैं वो नीचे हैं, उससे कम भारी यहां तक है, और उसके बाद बिल्कुल हल्की जो है वो 16 किलोमीटर के बाद है। तो नेचुरल है कि जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाइएगा तो डेंसिटी क्या होगा एयर का, डेंसिटी तेजी से घटेगा, है कि नहीं। तो डेंसिटी तेजी से घटता है जैसे हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, क्योंकि भारी सब नीचे बैठा हुआ है, हल्की ऊपर है सब दूर तक एटमॉस्फेयर में। ठीक है। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती है, डेंसिटी जो एयर का होता है वो तेजी से घटता जाता है। भारी गैस सब नीचे है तो डेंसिटी हाई है नीचे, समझ रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी ऑफ एयर दैट वी एक्सपीरियंस ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्हेन वी विजिट हिल स्टेशन। समझ गए। इसी वजह से चूंकि एयर का डेंसिटी कम होता है तो जब हम हिल स्टेशन, देखिए क्या है, आप यहां देखिए कि कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर में ही 50% एयर है, ठीक है, और तेजी से डेंसिटी। तो जब आप हिल स्टेशन पे यानी कि 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के हाइट पर जाते हैं, हिल स्टेशन यही है, नैनीताल 2 किलोमीटर के हाइट पर है, नहीं, हाँ नैनीताल जो है वो 2 किलोमीटर के हाइट पर है सी लेवल से। हाँ बस 2 ही किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर बहुत होता है, कम नहीं है। उसके बाद जो है और आगे आप हिमाचल तरफ जाइएगा तो वो 3 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर के हाइट पर है। तो यह शिमला भी इतना ही है, 2.5 किलोमीटर। काश्मीर भी इतना ही, फिर ऊंचा पर जाइएगा तो कश्मीर में श्रीनगर ये सब तो नीचे है और फिर ऊपर है, पहाड़ियों पर जाइएगा तो ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब आप इतनी ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको बताया कि डेंसिटी तेजी से कम होता है एयर का, ठीक है। इसकी वजह से हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो कई लोगों के नाक से खून आ जाता है सब पहाड़ों में जाने से, है ना। तो यही बीपी का डिफरेंस हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है अंदर और बाहर डेंसिटी एयर का कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है तो ब्लड बाहर आ जाता है। हाई होने के कारण हमारा बॉडी हाँ ऑलरेडी मेंटेन, हाँ हमारा हाई है, मतलब यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। हाँ हमारा जो बॉडी पर ये देखिए एयर जो है उसने प्रेशर लगाए हुए है तो बैलेंस बना हुआ है, इसकी वजह से ब्लड हमारा अंदर है बॉडी में बना हुआ है। प्रेशर कम होगा, लेकिन ऊपर गए तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन हमारा अंदर है प्रेशर ज्यादा तो बाहर आ जाएगा ना। ये सेम ही रहेगा, हाँ, कम हो जाएगा। हाँ। जहाँ है तो मेंटेन है, समझ गए। हाँ। तो जैसे कहे ना कि अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर से हमने उसको दबाए हुए तो बाहर नहीं आ रहा है, अब बाहर का पोज कम हो गया तो बाहर से वो निकल, रोक नहीं पाएगा उसको, बाहर निकल जाएगा, इसलिए ब्लीडिंग हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर बहुत लोगों को। तो सर इसका मतलब ऊपर जब जाएंगे तो हमारा वेन भी दिखने लगेगा। वेन उतना, स्किन आपका बहुत मजबूत होता है, ऐसा नहीं है, वो तो दिखने लगेगा ना। हाँ हो सकता है, इसके हाँ कंपैरिजन में हाँ हाँ हाँ, तो वो इफेक्ट दिख सकता है बहुत लोगों को। तो इस हर किसी को ब्लीडिंग तो होता नहीं है, कुछ लोग को होता है जिनका उतना फेफड़े मजबूत नहीं होते हैं तो उनको ब्लीडिंग भी हो जाता है। तो ये कारण दिया है कि इट इज बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ डेंसिटी एयर का कम हो जाता है, इसकी वजह से उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है जब हम हिल स्टेशन पर जाते हैं,
ठीक है, जैसे हम लोग के साथ क्या होता था कि हम लोग नैनीताल में थे, तो जब ऊपर रोपवे था, रोपवे पर चढ़ते थे और उतरते थे रोपवे से, तो कान बंद हो जाता था, सुनाई शून्य हो जाता, कुछ सुनाई नहीं देता था, उल्टी कर देता है। उल्टी भी होता है बहुत लोग इसी वजह से। हाँ, वो तो घुमावदार रास्ते पर जाने से होता है उल्टी, वोमिटिंग हो जाता है। तो वो जो है आपको इसी वजह से सुनो लगता था कि कान से सुनाई देना बंद हो गया, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तेजी से, बस समझिए कितना, बस ऊपर पहाड़ पर स्कूल था हमारा, वहां से नीचे टाउन पर ही आते थे नैनीताल में ही, लेकिन उतने में लगता था कि कान सुन्न हो जाता था और बहुत देर तक सुनाई नहीं देता था ठीक से। नहीं नहीं नहीं, नैनीताल में ही बता रहे हैं, टाउन में ही, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर था स्कूल, समझ रहे हैं ना। तो वहां से ऊपर से नीचे ही बस उतरने में, पहाड़ की चोटी से पहाड़ के नीचे वहीं पर उतरने में प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कान से सुनाई नहीं देता है। सर तो यही रीजन है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट हाँ स्पेस में जाते हैं, हाँ, तो आने के बाद मतलब वो चल फिर नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत ज़्यादा वहाँ तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन में रहते हैं ना, तो बॉडी उस तरह से उसको टाइम लगता है धीरे धीरे एडजस्ट होने में। ठीक है, फ्री वहाँ तो वो अंदर स्पेसक्राफ्ट के अंदर जीरो ग्रेविटी टाइप का मेंटेन किया रहता है, सर तो ग्रेविटी फ्री। हवा कैसे लेते हैं? स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रहते हैं। हाँ, कितना दिन तक? 18 दिन। अब जितना दिन का मिशन है उतना दिन रहता है, मतलब वही। 1 महीना 2 महीना 5 महीना भी हो सकता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी ग्रेविटी फ्री चैम्बर्स होते हैं, वहाँ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मून पर जाएंगे तो कैसा, क्योंकि अचानक जाएगा तो बॉडी फट जाएगा। जब आपको अर्थ पर इतना प्रेशर की खून निकल जा रहा है, जहाँ बिल्कुल नहीं होगा वहाँ क्या होगा, पूरा ब्लड बाहर फाड़ के निकल जाएगा। इसीलिए वो एक मतलब तो उनको कई साल तक उनको ट्रेनिंग दिया जाता है वैसे माहौल में, ताकि बॉडी धीरे धीरे उनकी वैसे, और फिर स्पेस सूट पहन के जाते हैं, थोड़े खुले शरीर जाते हैं। फिर अंदर जो रहते हैं सर, अंदर तो खोले रहते हैं। अंदर खोले रहते हैं तो बोले ना, अंदर भी वो पैसा प्रेशर मेंटेन रखते हैं ताकि ग्रेविटी फ्री वैसा माहौल रहे अंदर, तब तो इतना खर्चा आता है। वो वहाँ भी जाते हैं स्पेस सूट में, उसमें अंदर बहुत प्रेशर वो मेंटेन किए रखता है ताकि ब्लड बाहर ना आए, समझ गए। तो यहाँ चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है एयर की। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा, हमने देखा 5 किलोमीटर तक में 50% एयर है, 16 किलोमीटर जाएंगे तो 80% एयर उतना ही में मिल जाता है, उसके बाद बहुत कम होता है। तो इसकी वजह यही कारण है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी बहुत तेज़ी से कम होता है, और इसी वजह से हिल स्टेशंस में कई बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है लोगों को, बिकॉज ऑफ, चाहे तो आप लो प्रेशर कहिए या लो डेंसिटी कहिए, एक ही बात है। लो डेंसिटी होगा तो प्रेशर भी कम होगा उसका, है कि नहीं। एक बोरा में आपको सिर्फ 10 किलो रखा हुआ है तो आपको उस पर टांग देगा कंधा पर तो कम वजन होगा, और एक बोरा में 100 किलो का वजन रख कर आपके कंधा पर डाले तो गिर जाएगा फट से। तो जितना डेंसिटी होगा उतना उसका बोझ होगा, प्रेशर उतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक दिया है आपको फैक्ट, माउंटेनियर्स क्लाइंबिंग वेरी हाई पीक्स सच एज द 8848 मीटर हाई एवरेस्ट कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विथ देम। तो जो बहुत हाई पीक्स पर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। हाउ डू पैसेंजर्स ट्रेवल बाय एयरक्राफ्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,000 मीटर्स अबव सी लेवल ब्रीथ। तो कह रहा है कि जब 8-9 किलोमीटर के हाइट पर जो पीक पर लोग जाते हैं तो वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ के हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, सारा ऑक्सीजन तो यहीं 5 किलोमीटर तक ही रेंज में आ जाता है लगभग। जैसे जैसे ऊपर है, क्योंकि भारी गैस है, नीचे रहता है ऑक्सीजन, ऊपर तो इसके आगे बढ़ेगा बहुत कम होते चला जाता है, नहीं के बराबर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन, और सांस लेने में बहुत प्रेशर पड़ता है लंग्स पर, समझ रहे हैं। तो इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, जिसमें ऑक्सीजन उसका मिलता है सिलेंडर से, तब वो सांस लेता है। 5 किलोमीटर तक अच्छे से मिल जाएगी। हाँ, अच्छे से नहीं मिल जाएगा, मतलब यहाँ भी दिक्कत, वहाँ तो आप तो चल ही दीजिएगा दूसरे रास्ते, लेकिन यहाँ जो है 5 किलोमीटर तक भी अगर अच्छा खासा आदमी है, हेल्दी आदमी है, तरह से फिट है, तो वो सरवाइव कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। 5 किलोमीटर भी बहुत ऊंचा हो गया, मतलब आपके जो कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से हैं सब, वो सब हो गया 5 किलोमीटर से ऊपर। जो सियाचिन थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब जो भी कश्मीर आप जाइएगा ऊपर का जो है, तो फिर ऊंचाई जो पीक है ऊंचे ऊंचे, तो 5 किलोमीटर के बाद के पीक आप। हाँ,
माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाला पढ़े थे ना तेंजिंग नॉर्गे और शेरपा। हाँ ये वो में कैसे और इंडियन में बचेंद्र पाल। ठीक है, तो यहाँ अब ये कह रहा है कि जब 8-9 किलोमीटर की हाइट पर जाने के लिए कैरी सिलेंडर ले जाना पड़ता है, तो आखिर जब एरोप्लेन में जाते हैं जो कि 12 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है, तो वहाँ आदमी कैसे सांस ले लेता है? क्योंकि सर जैसे आप बोले थे ना कि स्पेसक्राफ्ट में हाँ, तो एयरप्लेन में अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है और वैसा एयर मेंटेन किया जाता है, समझ गए? उस समय अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे, खिड़की तो सील ही रहता है, दरवाजा खोल दे तो फिर सबकी कहानी राम नाम हो जाएगी वहां पर। एरोप्लेन में हाँ, समझ गए? तो तुरंत जो है सबका हार्ट फट जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए बहुत, तो इसलिए क्योंकि इतना लो प्रेशर होता है और अंदर 35,000 40,000 फीट। तक हाँ जाता है। हाँ, तो वही 12 किलोमीटर मतलब हो गया 36,000 फीट जो है। तो उस हाइट पर क्योंकि वो प्लेन के अंदर पैक करके उतना प्रेशर मेंटेन किया जाता है जो अर्थ के लेवल पर हमारा प्रेशर होता है, इस वजह से हम वहाँ इजीली ब्रीथ कर पाते हैं अंदर। माउंट एवरेस्ट से भी हाँ, ऊंचाई रहता है। द टेम्परेचर, देखिए ध्यान दीजिए, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज नॉट द सेम थ्रू आउट द एटमोसफेयर। ठीक है, अभी हमने डेंसिटी का रिलेशन पढ़ लिया कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। अब हम टेम्परेचर पर आ रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज नॉट द सेम थ्रू आउट द एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर में अगर हर जगह जो है, ये हम एटमॉस्फेयर पूरा देखेंगे तो इसमें हर जगह जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं होता है एयर का टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि एयर का जो टेम्परेचर कैसा होता है। तो कहा जा रहा है कि जो अगर एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में हर जगह जो टेम्परेचर है एयर का वो एक जैसा नहीं रहता है। At the same time, the temperature is not uniformly increasing or decreasing with altitude. दूसरी जगह यह भी बात है कि जैसे डेंसिटी का एक है, आपको पता है कि जैसे जैसे डेंसिटी हम ऊपर जाएंगे तेजी से घटता है। ये एक ही बात है, सच है, कितनी ही आप हाइट पर चले जाइए डेंसिटी तेजी से कम होगा। लेकिन टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर ऐसा नहीं कि ऊपर एक तरफ जाएगा तो खाली घटते ही जाएगा या बढ़ते ही जाएगा। समझ रहे हैं? ध्यान रखिए, टेम्परेचर एक तरह से घटता बढ़ता नहीं। ऐसा नहीं हम कह दें कि टेम्परेचर जाएगा तो बढ़ता जाएगा तो सब जगह बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं होता है। या हम कह दें कि घटता जाएगा तो हर जगह घटता जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, कहीं घटता है कहीं बढ़ता है, ध्यान रहेगा। डेंसिटी एक तरह से घटती जाती है जब आप हवा में जाएंगे। ठीक है, प्रेशर भी ऐसे ही ऊपर जाएगा तो घटता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एक तरह से नहीं, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। यहाँ लिखा है द टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। अलग अलग हाइट पर अलग अलग टेम्परेचर होता है एयर का। ठीक है, द टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एटमॉस्फेयर का, यानी एक तो उसकी डेंसिटी हो गई और दूसरा जो है टेम्परेचर हो गया। समझ गए? तो टेम्परेचर और इसके देखते हुए एटमॉस्फेयर को जो है हम 5 डिफरेंट लेयर्स में बांट के स्टडी करते हैं। ये भी जो 5 लेयर्स मतलब हम लोग के लिए इंट्रोडक्टरी बेसिक है, फिर इसमें डिटेल में जाएंगे उसके अंदर और छोटी छोटी महीन लेयर्स होती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम बांटते हैं तो एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में बांटते हैं। ठीक है, क्या क्या लेयर है? तो पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला है, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है फर्स्ट, इसी ऑर्डर में दम याद रखना है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स हो गए। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, टी से स्टार्ट होता है। ट्रोपोस्फेयर, फिर एस आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर एम, घटता क्रम है, मेसोस्फेयर, फिर बढ़ेगा, थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, घट बढ़ रहा है टेम्परेचर की तरह।
टी से एस हुआ, एम हुआ, फिर बड़ा टी, फिर घट गया ई। थर्मोस्फेयर, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स में हम बांटते हैं। हाँ, और इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डायग्राम है आपके इस चैप्टर का, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, समझेंगे। तो ये देखिए एटमॉस्फेयर, ये जो गोलाई है, इसको अलग अलग लेयर है ना, जितना हाइट बढ़ते जा रहा है उसका हमने अलग अलग नाम दिया है। तो ये गोलाई में इस तरह से, अब उसका हम लोग एक वर्टिकल डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। और ये डायग्राम बिल्कुल अभी बनाइएगा आप लोग भी इसको, और घर जाके अच्छे से बनाएंगे इसको। चलिए, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का जो डायग्राम है इसको देखिए ड्रॉ करेंगे। तो कैसे इसको वर्टिकल में हम लोग पहले 2 ऐसे सीधी लाइन हम लोग खींच लेंगे, और नीचे से उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ देंगे। ठीक है, अभी रफ आप लोग बना सकते हैं, रफ खींच लीजिए। हाँ है, कोई बात नहीं, पेन से खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस होगा ना। ठीक है, फिर पेन से अपना घर पर ठीक से बना लीजिएगा, अभी रफ बना लीजिए। तो 2 हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे, हाथ चलाइए, क्लास में जितना हाथ चलाइएगा हाथ साफ होगा उतना। तो इस तरह से हमने ये जो है 1-2 वर्टिकल लाइन खींचा और उसको नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ लिया। ठीक है, वहां ऐसे डायग्राम भी आपके सामने होगा, आपका है ना उसमें। तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेसिकली अर्थ है ये, ठीक है, अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ है। उसके नीचे जैसे देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है आप लोग के, वैसे उसको देख लीजिए, अर्थ उसके नीचे है ना। इस तरह से एक लाइनिंग खींच के उसको अर्थ की तरह दिखा देंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे डायग्राम में दिया गया वैसे ही लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे वहाँ है वैसे लिखेंगे। इसके नीचे अर्थ लिख देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर आप इस तरह से देखिए कि साइड में आपको कुछ माउंटेन पीक्स बनाया हुआ है ना, वो माउंटेन्स को दिखा रहा है। माउंटेन पीक्स के ऊपर फिर आपको क्लाउड ये सब दिखाया हुआ है वहाँ, उससे बारिश होते हुए डॉट 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 टपकते हुए बारिश को दिखाया गया है। उसको दिखाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम पहली जो डॉटेड लाइन जो है खींचेंगे टेढ़ी, एक मिनट ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें यही ध्यान रखना है हमें, जिस तरह से वहाँ बनाया गया है उसी प्रोपोर्शन में रखें। लाइन जो है वो इंक्लाइंड लाइन है, तो उसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इधर हम मार्क करें। अच्छा, डॉटेड लाइन है, सॉरी ध्यान रखेंगे, डॉटेड लाइन दिया है ना, डॉटेड इसको रखेंगे। और यहाँ इसका इधर हाइट लेवल करेंगे 8 किलोमीटर और इधर हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, ये इधर आपका ये दोनों लाइन हाइट बता रहा है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर की ऊंचाई इधर दिखा रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर दिखा देंगे, यहाँ 1 किलोमीटर और 16 कैसे होगा? 8 और 16 कैसे होगा?
तो टेढ़ी लाइन है ना, ऊंचाई ज़्यादा बढ़ेगा तो हाइट ज़्यादा नहीं होगा। तो दोगुनी हो जाएगी। हाँ तो दुगना होगा। दुगना आपको बनाना है, उसी तरह बोले कि डायग्राम प्रोपोर्शन देख के बनाइए, उसको टेढ़ा खींचिए उस तरह से। -45 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ जो है आपका टेम्परेचर हो जाएगा -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ हिल्स बना लिए, क्लाउड्स बना लिए इस लाइन के नीचे। और यहाँ ये जो जोन है पहला, ये हो गया आपको जैसा आपने लिखा ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसको जैसे ही लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर, ये पहला लेयर हो गया जो अर्थ के सबसे नज़दीक है, हमसे जो ऊपर जो है सबसे पहले देखते हैं तो ट्रोपोस्फेयर दिखता है हमें। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बना लिए। उसके बाद देखिए अगला मार्किंग करेंगे यहाँ 25 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ मार्किंग है 25 किलोमीटर का। ठीक है, 25 किलोमीटर का मार्क करेंगे। और वहाँ पर देखिए उसके नीचे यहाँ पर हम प्लेन्स को उड़ते हुए दिखाएंगे। ठीक है, प्लेन को बना देंगे इस तरह से, और उसके बगल में लिखेंगे ट्रोपोपॉज। ठीक है, और 25 किलोमीटर से बाद फिर ऊपर जो है एक 35 किलोमीटर का मार्किंग करेंगे यहां पर ऊपर, और उनके बीच में इस तरह से एरो बनाएंगे और उसके बीच में लिखेंगे ओजोन। इस तरह से ओजोन या ओजोन लेयर इसको आप लिख सकते हैं 25 से 35 के बीच में। हाँ ठीक है, हाँ बता रहे हैं, सब बताएंगे, पहले बनाइए। 35 के ऊपर का जो मार्किंग है फिर 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स, और वहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में टेम्परेचर देंगे। ठीक है, 50 किलोमीटर। और वहाँ पर देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन इस तरह से डॉटेड आ रही है, यानी 50 किलोमीटर दोनों साइड वो 50 किलोमीटर है। और ये जो हो गया, ये इसका नाम हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये दूसरा लेयर हो गया जो कि स्ट्रेटोस्फेयर। हाइट कहाँ तक हो गया इसका? 50 किलोमीटर तक हाइट हो गया। ठीक है, मेसोस्फेयर होता है। हाँ, उसके ऊपर फिर स्टार्ट हो जाता है मेजोस्फेयर। मेजोस होता है कि मेसोस्फेयर होता है? मेसो बोलिए, मेजो दोनों चलता है। मेजोस्फेयर या मेसोस्फेयर, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ बगल में इधर लिख देंगे मेजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है। और ये 50 किलोमीटर से जाएगा 80 किलोमीटर तक। थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया, नीचे ही रहेगा।
80 किलोमीटर, और यहाँ पर टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ 0 था, घटते हुए अब -100 तक चला जाता है टेम्परेचर। और इसमें आपको जो है देख रहे हैं कि मीटियोर्स वगैरह आपको दिखाया जा रहा है, इसमें दिखता है। टूटता हुआ तारा, नहीं मीटियोर्स, तो हाँ टूटता तारा। इसके बाद 80 किलोमीटर के बाद यहाँ रेंज हो जाएगा 100 किलोमीटर, अगली मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग है खाली। मेसोस्फेयर के बाद फिर आ जाता है अगला मार्किंग, यहाँ करेंगे 500 किलोमीटर। तो इसमें जो है इसको थर्मोस्फेयर और उसके निचले हिस्से को आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो है इस तरह से ठीक है, हाँ रेज दिखा रहा है, बिजली की तरह थोड़ा सा बनाएंगे, इधर चौड़ा रहेगा, इधर फिर इधर पतला रहेगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। यहाँ ऊपर लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट, थर्मोस्फेयर में। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ ऊपर एग्जोस्फेयर, 500 किलोमीटर के बाद। और यहाँ टेम्परेचर मोर देन 1900 डिग्री सेल्सियस। बताइए 1900 डिग्री सेल्सियस, पिघल जाएगा ज़्यादातर चीज़ सब। ये हो गया आपका डायग्राम। नीचे इसका नाम दे देंगे, फिगर का कोई एक नंबर दे देंगे अपने हिसाब से, फिगर 1 कर दीजिए। हाँ, वो जो यहाँ है नहीं, अपने हिसाब से कोई नंबर दे दीजिए। नहीं देना चाहिए। हाँ, फिगर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर लिख दीजिए। उस चैप्टर का फिर अलग अलग हो जाएगा ना। हाँ, तो इसका अलग अलग नाम दे दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर नीचे फिगर का हेडिंग दे देंगे, या ऊपर दे दे, नीचे जैसे नीचे ही दिया जाता है इसका। तो ये डायग्राम हो गया। ये जो है इसमें हमने एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स बनाए। ठीक है, जैसा डायग्राम बन गया। यहाँ था, यहाँ इधर लिखना वो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट था। तो 500 किलोमीटर तक देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर होती है। उसके बाद एक्सोस्फेयर, आउटर स्पेस फिर मान लेते हैं। ब्रेक ले लिया जाए।
चलिए ब्रेक के इस डायग्राम को ठीक से कंप्लीट कर लेंगे और हैं बोलिए। टाइम लगेगा इसके बाद 162 130 से 164 तक है ये, फिर टाइम लगेगा। क्या करना चाहिए? टाइम लगेगा इसको कंप्लीट ऐसे करने। सोच रहे थे मतलब इसको पढ़ा के छुट्टी दे देते। छुट्टी ब्रेक दीजिए सर, इसको छुट्टी चाहिए डायरेक्ट, ब्रेक नहीं चाहिए। ब्रेक क्या क्लास कहाँ हुआ है ब्रेक से? नहीं वो तो ठीक बात है, हम तो पढ़ा बोलते बोलते क्या ना, तो 5 मिनट का खाली 2 मिनट हमको दीजिए, कंटिन्यू करा देते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। 10 मिनट में हम आ जाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। चलिए 10 मिनट से एक ब्रेक ले लेते हैं।